जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल बायोकेम बाई YSS में। चिंता मत करो, आवाज आ रहा है इसमें और हंसाओ मत बीच में। तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को समझते हैं, समझने के लिए, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम क्या समझ लेते हैं, सबसे पहले समझेंगे व्युत्क्रम संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस हम जानते हैं संकरण क्या होता है, जब दो भिन्न प्रकार के किस्मों यानी दो भिन्न प्रकार के लक्षण वाले जीवों का निषेचन करवाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा इसकी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, जब बौने पौधे का परागकण लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर, जब बौने पौधे का परागकण लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर या लंबे पौधे का परागकण बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कराकर अध्ययन करने की प्रक्रिया को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। आप समझते हैं, व्युत्क्रम माने उल्टा, ठीक है। पहले क्या करना है, बौने पौधे लेना है, उसके परागकण को उखाड़कर लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर छिड़क देना है, फिर उससे जो बीज मिलेगा उसको बोना है, ठीक। देख लेना है बोने के बाद कौन सा पौधा होगा। फिर उसके बाद अब क्या करना है, उल्टा करना है। पहले हमने बौने पौधे का परागकण लिया था, अब हम लंबे पौधे का परागकण लेंगे। तो इन दोनों को इन दोनों विधियों का उपयोग करके जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी विधि को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें संतति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो नोट में थोड़ा लिख लेंगे ना। इन दोनों प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले संतति पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी पहली विधि में जिस प्रकार का पौधा निकलेगा उसी प्रकार का पौधा दूसरी विधि में भी निकलेगा। देखो, छोटा अगर फूल बनाएंगे तो उसको समझ लेना बौना पौधा है, ठीक। ये बौने पौधे का परागकण है, इसका परागकण बना देते हैं। नहीं बन रहा है ना, ये आप लोगों को नहीं बनाना, मैं तो समझा रहा हूं। देखो, अभी हम ना इसको क्या समझते हैं, बौना, और इसको क्या समझते हैं, लंबा। इसको हम समझते हैं लंबा और इसको क्या समझते हैं, बौना। पहले क्या करेंगे, पहले हम बौने पौधे का पराग कर लेंगे और इसको हम लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर छिड़क देंगे, ठीक। और फिर इसे अब छिड़केंगे, निषेचन होगा, बीज बनेगा, बीज को बोएंगे, बोने के बाद देखेंगे पौधा कैसा है। तो इसमें भी जितने भी पौधे निकलेंगे F1 पीढ़ी में सब कैसे होंगे, लंबे होंगे ना, क्योंकि बौने का तो स्मॉल टी होता है और इसका कैपिटल टी होगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इसमें कौन सा निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होता है वो पौधा कैसा होता है, संकर लंबा होता है, फिर लंबा होता है ना। अब उसी का हम उल्टा करेंगे, इसलिए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, व्युत्क्रम। अब लंबे पौधे का परागकण को हम क्या करेंगे, बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर निकालेंगे। तो जानते हैं कि लंबा पौधा कैपिटल टी होता है, जो शुद्ध होता है वो,
ना तदरूप प्रजननी, और बौने का स्मॉल टी होता है। तो इसमें भी जो मिलेगा वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो ये भी कैसा बनेगा, लंबा ही बनेगा। तो मेंडल ने दोनों प्रयोग करके देखा, लेकिन संतति जो बनी उस पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न हुआ। तो आप चाहे जिसे करो, ठीक है, इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। बस समझने के लिए बस समझो थोड़ा सा, बहुत परिभाषा बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। जब बौने पौधे का परागकण लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर या लंबे पौधे का परागकण बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करवाकर अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब इससे संबंधित हमारे दो चीजें और हमको समझनी होती, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, अब दूसरा हो जाएगा हमारा विपरीत संकरण। विपरीत संकरण, अब विपरीत संकरण क्या होता है ना, उसको हम समझेंगे। विपरीत संकरण माने बैक क्रॉस। कारकों की शुद्धता की पुष्टि के लिए कारकों की शुद्धता की पुष्टि के लिए यपवन पीढ़ी के पौधे का संकरण अप्रभावी जनकीय पौधे से कराया जाता है। अप्रभावी जनकीय पौधे से कराया जाता है। कराया जाता है, जिसे विपरीत संकरण कहते हैं। जिसे विपरीत संकरण कहते हैं। तो इसमें हम समझते हैं, देखो F1 पीढ़ी के पौधे का जीन रूप क्या होता है, F1 पीढ़ी के पौधे, इसका संकरण हम किसके साथ करेंगे, अप्रभावी जनकीय पौधा से। ठीक है, अप्रभावी जनकीय पौधा से। अब ध्यान समझना है, बताओ जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण किया था, तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे निकले थे, संकर लंबे पौधे। उनका जीन रूप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण हम किसके साथ करेंगे, अप्रभावी जनकीय पौधा से। यानी जनक पौधा में कौन कौन था, जनक पौधा में लंबे पौधे और बौने पौधे थे। तो अप्रभावी पौधा किसे कहते हैं, जिसका पहले पीढ़ी में लक्षण प्रकट ना हुआ हो। तो किसका प्रकट नहीं हुआ था, बौने पौधे का। तो बौने पौधे का जीन रूप बताओ, स्मॉल टी। देखो विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत माने उल्टा, मतलब ऊपर से, जैसे मान लो जैसे कोई इधर नीचे जा रहा है, फिर कहां जा रहा है, अपोजिट जा रहा है उसके। अब जैसे इसमें हम समझेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण हुआ था, तो पहले पीढ़ी में क्या निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी F1 पीढ़ी को हम फिर इसके अपोजिट वाले से करेंगे, यानी उल्टा करेंगे ना। ये तो व्युत्क्रम अलग था, लेकिन ये अलग है थोड़ा, इसको हम ऊपर वाले से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम संकरण करेंगे उसी को हम कहेंगे विपरीत संकरण। क्या जानने के लिए कि जो कारक है एलील है, क्योंकि पौधा तो लंबा हो गया, तो हम देख नहीं सकते कि वो इस कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन संभावना केवल दो ही है, या तो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो इनको हम क्या करते हैं, आरसी पंडित के बारे में पता है, हाँ, जिन्होंने चेकर बोर्ड दिया था, उसको यहां से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे बनाना है, ध्यान समझना है। ऐसे बना लेना है, पंडित वर्ग बना लेना है। अब इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के ना, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनेगा, और इसमें तो एक ही प्रकार के बनेंगे। तो यहाँ पे हम स्मॉल टी रख लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, पुंकेसर, और इसको क्या मान लेते हैं, स्त्री केसर। ये पुंकेसर का चिन्ह है और ये स्त्री केसर का चिन्ह है, यानी ये पुरुष को प्रदर्शित करता है और ये स्त्री को प्रदर्शित करता है। इसको याद रखना, नर को प्रदर्शित करने वाले मादा को प्रदर्शित करता है। अब इनके जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा तो पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, और जब स्मॉल टी मिलेगा बौना होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा तो देखो इधर से चलो उधर से, जहां दोनों मिलेंगे वही बनेगा।
अब कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ दो पौधे लंबे बने और दो पौधे बौने बने। ठीक है, तो इनमें इनका दृश्य रूप अनुपात क्या हो जाएगा? 2:2, मतलब 4 पौधे कुल हुए, 4 में से 2 लंबे थे और 2 बौने थे। और अगर पूछ लिया जाए जीन रूप अनुपात, देखो 4 में से ये कितने हैं? 2 हैं, और 4 में से ये कितने हैं? तो ये इसमें भी कितने बनेंगे? 2:2 बनेंगे। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से प्रश्न करता है? आपसे प्रश्न कर सकता है कि एक शुद्ध वंशक्रम का लंबा पौधा है, ठीक है, उसका संकरण F1 पीढ़ी से करवाया जाता है, तो बताओ उनका दृश्य रूप और जीन रूप अनुपात क्या होगा? समझ रहे हो? एक शुद्ध वंशक्रम लंबा पौधा है और उनका संकरण F1 पीढ़ी के पौधे के साथ करवाया जाता है, तो उसमें पूछ सकता है कि बताओ उसका दृश्य रूप और जीन रूप अनुपात क्या होगा? करके बताओगे? हाँ, शुद्ध लंबा पौधा, उसका संकरण F1 पीढ़ी से हुआ। ठीक, बताओ इतना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेंडल नियम के अपवाद समझ लेते हैं, जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते। मेंडल ने क्या बताया था? मेंडल ने बताया था कि जब भी किसी भी 2 प्रकार के लक्षणों वाले जीवों का संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही जनक का लक्षण क्या होता है? प्रकट होता है या प्रभावी होता है, और दूसरे का नहीं। कुछ ऐसे वंशागति का पता चला जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, तो हम हेडिंग बना लेंगे मेंडल नियम के अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? मेंडल के सिद्धांतों की पुनर्खोज के बाद कुछ ऐसे आनुवांशिक लक्षणों के वंशागति का पता चला जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेंडल नियम के अपवाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहला क्या समझ लेते हैं? सबसे पहला, वैसे पे कुल 4 हम पढ़ेंगे, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुविकल्पता और बहुप्रभावी जीन, लेकिन हम एक एक करके पढ़ते हैं ना, सब एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें पहला हेडिंग हम बना लेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, शब्द से बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है? मेंडल के अनुसार कि पहले पीढ़ी में एक जनक के लक्षण का दृश्य रूप प्रकट होगा, उसको उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का मतलब F1 पीढ़ी में किसी भी जनक के लक्षण का दृश्य रूप प्रकट नहीं होगा, इसलिए तो अपूर्ण प्रभाविता है ना। किसी भी जनक का लक्षण का दृश्य रूप प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अपूर्ण प्रभाविता। ऐसे ही कौन से हैं? जैसे यदि हम एक पौधा है स्वान पुष्प, एक स्वान पुष्प है, उसको स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं, और उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है, ठीक है, एंटीराइनम होता है। अभी हम समझते हैं, 2 प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं, एक सफेद और एक लाल। समझ लो, सोच लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। कैसे कि एक सफेद पुष्प है और एक लाल पुष्प, यानी एक पौधे में सफेद पुष्प हो रहे हैं और एक पौधे में लाल पुष्प हो रहे हैं। अब उसको इसकी खोज किया था किसने? कार्ल कोरेंस ने किया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब इन दोनों पुष्प वाले पौधों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो जो बीज बना उसको जब बोया गया और जब पौधे में पुष्प लगे तो उसमें किस प्रकार का पुष्प आया? न तो लाल आएगा न तो सफेद आएगा, इसलिए उसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। पीला भी नहीं आया, गुलाबी पुष्प हुआ। न तो सफेद वाले पुष्प के जनक का लक्षण प्रकट हुआ और न ही लाल वाले। इसका मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसकी परिभाषा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो, कभी कभी F1 पीढ़ी में किसी भी जनक के लक्षण का दृश्य रूप
दृश्य रूप प्रकट नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है, अर्थात दोनों जनकों का प्रभाव यपवन पीढ़ी में अपूर्ण अपूर्ण होता है, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी इसको परिभाषा के तौर पे कैसे लिख सकते हो कि जब यपवन पीढ़ी में किसी भी जनक के लक्षण का दृश्य रूप प्रकट नहीं होता है, या फिर जब यपवन पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण का दृश्य रूप अपूर्ण हो, या दोनों जनकों का प्रभाव अपूर्ण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा यानी गुलाबांस में किया था। ठीक है, तो इसमें याद रखना है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया? तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने किया था। हाँ, मिराबिलिस जलापा इसका गुलाबास नाम है। और एक इसको हम जापानीज पौधा भी बोलते हैं, जापानीज 4 o'clock प्लांट। ठीक, जैसे लिख लेते हैं उदाहरण और अन्य उदाहरण है। अन्य उदाहरण क्या हो जाते हैं? पहला एंडेलुसियन मुर्गी में, दूसरा स्वान पुष्प, इसको स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन फ्लावर, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एंटीराहिनम। एंडेलुसियन फाउल, ये हेन वाला मुर्गी नहीं, फाउल का मतलब होता है दोनों मुर्गा मुर्गी। ठीक है, याद रखना। तीसरा क्या हो जाएगा? अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो उसमें सर्च करके तुम्हें दिखा देता, नहीं तो तुम जाके मोबाइल से नेट पे सर्च करके देख सकते हो। गुलाबांस, और इसी को हम क्या कहते हैं? 4 o'clock पुष्प, और इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, इसको भी लिखना 4 o'clock पुष्प, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मिराबिलिस जलापा। तो ये तीन चीजें हैं ना, मतलब 3 उदाहरण, जिसमें इसमें क्या देखने को मिलता है? अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलता है। समझ रहे हो? इसमें अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलता है हमको। हो गया? देखो, स्वान पुष्प में हम कल समझते हैं इसके बारे में, लेकिन एंडेलुसियन मुर्गी के बारे में समझ लेते हैं। देखो, एक प्रकार का वो भी मतलब मुर्गी है, मुर्गा मुर्गी है। इसमें क्या होता है ना कि 2 प्रजातियां होती हैं। किसकी प्रजातियां? मतलब किस्म 2 होती हैं, दो वैरायटी होती है। बढ़िया सुनते हैं। हाँ, एंडेलुसियन फाउल में, फाउल माने मुर्गी, ऐसे लिखेंगे तो मुर्गी भी लिखेंगे। एंडेलुसियन फाउल में अपूर्ण प्रभाविता। देखो, इसमें क्या होता है कि एक कैपिटल बीबी, और ये कैसा होता है देखने में? ये होता है काला। ठीक है, ब्लैक माने काला। ये मुर्गी दिखने में कैसी है? काला है ना, काला है, मुर्गा या मुर्गी जो भी है। और इसका संकरण किसी सफेद वाली मुर्गी से कर दिया जाता है। काले मुर्गे की संकरण सफेद मुर्गी से किया जाता है। अब बताओ, ये केवल क्या बनाएगा? कैपिटल बी, और ये केवल क्या बनाएगा? स्मॉल बी। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे? संकरण करेंगे, तो कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। और ये कैसा बना? फिर नीला बना। समझ रहे हो? इसको तो ऐसे याद रखना पड़ेगा ना कि काले मुर्गे का संकरण सफेद मुर्गी से किया जाता है, तो उसके नीले रंग वाले, यानी उनके परों का रंग नीला होता है। ठीक है, परों का रंग। हाँ, पर माने समझा था ना? पंखा तो ये होता है, इसको पंख बोलते हैं। पर माने फीदर्स होता है, तो उनके पूरे शरीर पे फैला रहता है। पर समझना क्या होता है? छोट से लेके बड़ा तक। ठीक है, वो पर है। पर माने फीदर्स माने पर होता है, और विंग्स माने पंख होते हैं। विंग्स जिससे उड़ते हैं।
ठीक है, वो पूरा जो होता है ये होता है। तो इसको क्या करोगे, लिख लो। हम स्वान में हम समझेंगे स्वान पुष्प में किस प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलता है। ठीक है, देखो तो हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पे, स्वान पुष्प में अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले आपको शुद्ध जननी पौधे लेने हैं, शुद्ध वंशक्रम का पौधा लेना है। ठीक है, यानी आपको क्या लेना है, शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा, और एक क्या लेना है, शुद्ध सफेद पुष्प वाला पौधा। ठीक है, अब लेना है। अब संकरण की विधि तुम्हें पता है, सबसे पहले शुद्ध वंशक्रमों का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद किसी एक पौधे के पुंकेसर को काट के हटा दिया जाता है। हटाने के बाद उसको बैगिंग कर देते हैं, यानी थैली लगा देते हैं। परिपक्वता के समय दूसरे पादप के पुंकेसर को उखाड़कर पहले पादप के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। इसका जीन रूप हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और इसका जीन रूप क्या लिख लेंगे, स्मॉल आर लिख लेंगे ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, बताओ ये क्या है, ये जनक पीढ़ी है ना। इन्हीं दोनों के बीच में हमको स्व नहीं कृत्रिम परागण करवाना है। ठीक है, अब पहले तो क्या होगा, युग्मक जनन होगा कि नहीं, क्योंकि ये द्विगुणित है, अभी जीन जोड़े में है। अलग कब होते हैं, युग्मक जनन के दौरान। युग्मक जनन जब होगा, इसमें एक युग्मक में एक ही एलील जाएगा तो कैपिटल आर, और इसमें स्मॉल आर। अब इसका मान लो, इसका हमने परागकण लिया था, इसको इस पर छिड़का था, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो कि मादा पौधा है, ये नर पौधा है। तो दोनों जब युग्मक इस युग्मक में यानी नर युग्मक में कैपिटल आर है, मादा युग्मक में स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसमें जो पौधा निकला न तो लाल निकला, मतलब जो पुष्प निकला, मतलब इस बीज जब बनेगा, बीज को बोएंगे, उसमें जो पुष्प उत्पन्न होगा उसमें न तो लाल पुष्प उत्पन्न हुआ और नहीं सफेद। ये पुष्प किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, गुलाबी पुष्प निकला। कैसा निकला, गुलाबी निकला। ठीक है, पिंक निकला। फिर इसमें क्या किया गया, अब क्या किया जाएगा, स्वपरागण। स्वपरागण कैसे किया जाएगा, इसमें पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल दोनों बनेंगे। इसको हम अगर तुरंत हमको ज्ञात करना है तो हम इसमें पनेट वर्ग का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, पनेट वर्ग में क्या बताया जाता है कि आप चौकोर बना लीजिए, वर्ग एक बना लीजिए। ठीक है, ये कितने प्रकार का युग्मक उत्पन्न करेगा, 2 प्रकार का ये, और ये भी 2 प्रकार का उत्पन्न करेगा ना, स्मॉल आर। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, पनेट ने बताया था कि अगर इनको हम इनसे प्राप्त युग्मकों को आड़ी और खड़ी लाइन में रखेंगे तो इनके जीन रूप और दृश्य रूप का पता चल जाता है। अब देखो कैपिटल आर मिलेगा तो बताओ क्या बनेगा, लाल बनेगा ना, लाल पुष्प होगा, पुष्प लाल होगा। और कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा तो गुलाबी होगा। एक मिनट रुक जाओ, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर मिलेगा तो गुलाबी, और स्मॉल आर मिलेगा तो सफेद होगा। ठीक है, यानी अब ये कौन सी पीढ़ी है बताओ, F2 पीढ़ी है, और ये कौन सी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी है। ठीक, अब इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, दृश्य रूप अनुपात। अब यहाँ पे दृश्य रूप अनुपात आराम से निकाल सकते हो, दृश्य रूप अनुपात। दृश्य रूप अनुपात माने दिखने में, दिखाई कैसे देते हैं। अब बताओ कुल 4 पौधे थे, तो 4 में से कितने पौधे लाल हैं, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल और नीचे लिखेंगे 1। अब कितने पुष्प, मतलब कितने गुलाबी वाले पुष्प वाले पौधे थे, गुलाबी पुष्प वाले पौधे 2 हैं, कितने में से, 4 में से, तो ये हो जाएगा गुलाबी। और कितने सफेद निकले, 1, यानी सफेद कितने निकले, तो इसका दृश्य रूप अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1। अब बताओ इसका जीन रूप अनुपात क्या होगा, जीन रूप अनुपात। जीन रूप को हम देख नहीं सकते, लेकिन पनेट ने इस प्रकार से कुछ विधि उत्पन्न किया जिसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 में से ऐसे कितने हैं, चारों में से ऐसे कितने हैं, 1 है, तो कैपिटल आर कितने हैं, 1 है। और इतने 4 में से ये कितने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 4 में से स्मॉल आर कितने हैं, 1 है। तो इसका दृश्य रूप और जीन रूप अनुपात दोनों समान आया। मेंडल में भी ऐसा आया था, दृश्य रूप और जीन रूप अनुपात। बताओ मेंडल ने भी जब संकर प्रयोग किया था तो क्या उसमें भी दृश्य रूप और जीन रूप अनुपात यही आया था, बोलता ही ना है। जीन रूप अनुपात ये आया था 1:2:1, लेकिन दृश्य रूप अनुपात 3:1 आया था। इसीलिए मेंडल के नियम का अपवाद है ना,
इधर देख लच के हम पढ़ावा था ही। हाँ पढ़ावा थे कि अब वीडियो बनाते में करी। अब समझे ध्यान से। तो यही इसमें दृश्य रूप अनुपात 1:2:1 आया, लेकिन मेंडल वाले में नहीं आया था, इसीलिए मेंडल के नियम का अपवाद है। क्योंकि मेंडल ने कहा था कि पहली पीढ़ी में एक ही जनक का लक्षण प्रकट होना चाहिए, जबकि इसमें पहली पीढ़ी में किसी भी जनक के लक्षण का दृश्य रूप प्रकट नहीं हुआ। हो गया ना पूर्ण प्रभाविता। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे सहप्रभाविता। उतारे हो, उतार लो तुरंत इसको ऐसे ही। दूसरा हेडिंग क्या लिख लेते हैं? दूसरा मेंडल के नियम का अपवाद है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता नाम से बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है? वो देखो, वो अपूर्ण प्रभाविता खन है, ये सहप्रभाविता है नहीं। सहप्रभाविता का मतलब दो जनक होंगे, दोनों जनकों का दृश्य रूप प्रकट होगा। मान लो कि एक सफेद पुष्प लिया, एक लाल पुष्प लिया, दोनों का संकरण करवाएंगे। अब जो पहली पीढ़ी में पौधे में जो पुष्प उत्पन्न होंगे, उसमें जो पंखुड़ियां होंगी, उसमें लाल भी होगा रंग और सफेद भी होगा। सोचो कितना दिखने में कितना अच्छा लगेगा ना, दोनों कलर होंगे। और एक इसमें होता है कोमेलिना का एक फ्लावर होता है जिसमें ये चीजें होती हैं। और ऐसे देखो, मान लो कि सफेद बैल हो और भूरा या फिर काला गाय हो, अगर दोनों में संकरण करवा दिया जाए तो उनका जो बचिया बछवा निकलेगा दोनों कलर करेगा। बकरी में देखे होगा, गाय में भी देखा होगा, और खरगोश में भी देखे होंगे, उसमें भी आप देखोगे तो ऐसे होते हैं। बिल्लियां भी ऐसी होती हैं, सफेद बिल्ली और मान लो कि काला बिल्ला है, ठीक है। हाँ, कुत्ते में भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जब दो ऐसे किया जाता है तो दोनों जनक के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सहप्रभाविता। तो परिभाषा लिखते हैं इनकी हम, सिंपल है बहुत। देखो, जब F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी के जीवों में, F1 पीढ़ी के जीवों में दोनों जनकों के लक्षण का दृश्य रूप प्रकट होता है, दृश्य रूप प्रकट होता है, तो उस घटना को सहप्रभाविता कहते हैं। सह माने साथ साथ, दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं, दोनों जनक के, सहप्रभाविता कहते हैं। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं और एक करके, अर्थात जो दोनों जनकों का दृश्य रूप F1 पीढ़ी में साथ साथ उत्पन्न होता है, मतिया साथ साथ उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या लिख लेंगे? उदाहरण के तौर पे लिख लेंगे, मनुष्य में AB रुधिर वर्ग, मनुष्य में AB रुधिर वर्ग की वंशागति, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या लिख लेंगे? दूसरा लिख लेंगे मवेशियों में, मवेशी का मतलब जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, ठीक है, और दूसरे जो जानवर होते हैं ऐसे, मवेशियों में खालों का रंग, यही है। हाँ, मवेशियों में खालों का रंग, जैसे यहां पे लिख देते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, और किसमें? हाँ हाँ, उसमें भी लिख सकते हैं, ये लिखते हैं खाल। और अगला हो जाएगा कोमेलिना में फूलों का रंग, फूलों का रंग। पहला इसमें हम समझते हैं ना, मनुष्य में AB रुधिर वर्ग, AB रुधिर वर्ग किस प्रकार से सहप्रभाविता दर्शाता है। जैसे माना कि अगर आपके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप, ठीक है, AB है, ठीक है, हाँ, नहीं तो ऐसे समझो, आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप A है और पापा का ब्लड ग्रुप B है, तो आप में जो ब्लड ग्रुप होगा AB होगा। अब मान लो कि, मानो ऐसे, मान लो मैं हूं
मेरा ब्लड ग्रुप ए है और उसके लिए कितने जीन मतलब कितने एलील काम करेंगे, देखो पहले समझते हैं ना। देख एक मिनट रुक जा, दूसरा मनुष्य में रुधिर वर्ग के लिए आई जीन कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य में जो रुधिर वर्ग एक लक्षण हो गया, इसके लिए कौन जीन काम कर रहा है, आई जीन। ठीक है, अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, मानव पहला, इसका जो रुधिर वर्ग है, ये पहला है ना, आई ना है पहला, आई नहीं देखा पहला, इसका रुधिर वर्ग क्या है, ए है। इसका रुधिर वर्ग क्या है, ए है। और मानव दो दूसरा, इसका रुधिर वर्ग बी। इसको हम डिटेल में समझेंगे ना, लेकिन आगे बहुविकल्पता में समझेंगे, अभी यहाँ पे ऐसे समझते हैं। अब ए के लिए कौन जीन काम करेगा, आई, और बी के लिए भी कौन जीन काम करेगा, आई। लेकिन अब एक जीन में कितने एलील होते हैं, दो जोड़ों में रहते हैं, दो होंगे, तो आई ए, आई ए क्या है, लक्षण है, रुधिर वर्ग। किसी का रुधिर वर्ग ए है तो इसके लिए कौन जीन काम कर रहा है, आई ए। और रुधिर वर्ग बी है तो इसके लिए कौन जीन काम कर रहा है, आई बी। युग्मक जनन होगा, इसमें मान लो शुक्राणु बनेंगे तो आई ए जाएगा, और इसमें अगर अंडाणु बनेंगे आई भी जाएगा। अब दोनों जब आपस में मिलेंगे निषेचन के दौरान तो आई ए आई बी होगा, तब इसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ए बी होगा। अब बताओ इसमें दोनों जनक का लक्षण प्रकट हुआ कि नहीं, रुधिर वर्ग ए बी हो गया, लेकिन इनका रुधिर वर्ग ए था, इनका रुधिर वर्ग बी था। बच्चों में रुधिर वर्ग कौन चला गया, ए बी हो गया। अब सारे बच्चे उनके कैसे होंगे, ए बी। अब मैं बताऊं, मेरे चारों भाई बहनों का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है, सबका है, मम्मी पापा का भी ओ पॉजिटिव सर। ठीक है, हाँ आपने तुमको पता लगाया है, हाँ कितना है, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, अरे बी ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बॉय का बी पॉजिटिव, गर्ल्स का ओ पॉजिटिव। गड़बड़ चेक नहीं हुआ, हम तक करवा रहे सरकारी में। अच्छा इसको उतार लो। तो अब हम इसमें क्या समझते हैं, सप्रभाविता। सप्रभाविता का परिभाषा हम जान चुके हैं कि क्या होता है कि जब भी यौवन पीढ़ी में दोनों जनकों का लक्षण प्रकट होता है, ठीक है, लक्षणों का दृश्य रूप प्रकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्रभाविता कहते हैं, क्योंकि साथ साथ प्रभाव अपना उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हमको क्या समझना है, मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग, छोटे मवेशियों में खालों का रंग जैसे सफेद व भूरा, और कॉमेलिना में पुष्प का रंग। तो इनको हमको क्या करना है, समझना है। समझा कितना, तो एक एक करके हम जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम पहले एग्जांपल लेते हैं, मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग, मतलब मनुष्य में अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। तो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति का एक लक्षण हो गया, उसके लिए एक जीन काम करता है, और उस जीन का नाम क्या रखा गया है, आई जीन। ठीक है, बस एक प्रतीक के रूप में इसको मान लिया गया, आई जीन काम करता है, जिसके 3 एलील होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एबीओ रुधिर वर्ग का निर्धारण यानी जो नियंत्रित करता है वो जीन होता है आई, और ये क्या करता है ना, ये जीन क्या करता है, जो हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, उनकी प्लाज्मा झिल्ली पर कुछ विशेष प्रकार की शर्कराओं का निर्माण करता है। ठीक है, अगर इसके 3 एलील होते हैं, जैसे कि आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए अलग प्रकार के शर्करा का निर्माण करता है, ठीक है, आई बी ए से थोड़ा भिन्न प्रकार के शर्करा का निर्माण करता है, और स्मॉल आई किसी भी प्रकार के शर्करा का निर्माण नहीं करता है। अगर किसी भी व्यक्ति में आई ए जीन है, समझो, अगर आई ए जीन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए होगा। अगर किसी का जीन रूप आई बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर किसी का जीन रूप स्मॉल आई है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। और लेकिन अगर किसी का जीन रूप आई ए आई बी हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। ठीक है, देखते हैं थोड़ा इसमें। इसका जीन आई मतलब इसका निर्धारण आई जीन करती है। जीन आई के 3 एलील होते हैं, आई ए आई बी और स्मॉल आई। आई ए व आई बी कुछ भिन्न प्रकार के शर्करा का उत्पादन करता है। शर्करा का उत्पादन कहां पे करता है, आरबीसी की सतह पर। ठीक है, उसी से हमको पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। जबकि स्मॉल आई क्या होता है, किसी भी प्रकार का शर्करा का उत्पादन नहीं करता है। जब किसी प्रकार का शर्करा का उत्पादन नहीं होता है तो उसको हम ओ ब्लड ग्रुप मान लेते हैं। ठीक, आई ए और आई जीन पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। समझ रहे हो, अगर मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप मतलब किसी का जीन रूप आई ए और स्मॉल आई है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि ए स्मॉल आई पे क्या होगा, प्रभावी होगा।
बात समझ रहे हो? और अगर किसी का ब्लड ग्रुप आई बी और स्मॉल आई होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि आई बी क्या होता है, स्मॉल आई पर प्रभावी होता है। वो तब तक उसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा तब तक दोनों जीन उसकी स्मॉल आई न हो, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बताया, जबकि आई ए व आई बी, अगर किसी का जीन ग्रुप आई ए और आई बी है तो वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सह प्रभावी होते हैं। और यही हमको क्या करना है, समझना है। पुरुष का मान लो कि कोई पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसका जीन ग्रुप क्या होता है, आई ए होता है, तो ये इसके जब इसमें युग्मक जनन होगा तो इसके प्रत्येक युग्मक में कौन सा जीन जाएगा, आई ए जाएगा ना, आई ए जाएगा, आई ए जीन जाएगा, और इसमें कौन जाएगा, आई बी जाएगा। और जब इन दोनों का निषेचन होगा तो इनसे जो संतति उत्पन्न होगी उसमें वो जीन ग्रुप क्या हो जाएगा, आई ए आई बी। अब इस मतलब ये जो शिशु है, शिशु का रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। यानी इस पे अब इसके पिताजी का भी एक प्रभाव पड़ा और इसके माता का भी प्रभाव पड़ा, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। ये समझ आ गया, तो ये इसमें हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा समझ लेते हैं छोटे मवेशियों में खालों का रंग, ठीक है। जो छोटे मवेशी होते हैं जैसे बकरी हो गया, ठीक है, और दूसरे जानवर जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम किसी सफेद और लाल जानवरों में क्या करें, सफेद और भूरे जानवरों में क्या करें, निषेचन करवा दें, तो उनसे जो उनका संतान उत्पन्न होगा वो भूरा भी होगा और सफेद भी होगा, भूरा और सफेद दोनों होगा। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं, उसको बस एग्जांपल के तौर पे इसको याद रखेंगे। अब देखो कॉमेलिना में फूलों का रंग क्या होता है, कॉमेलिना में दो प्रकार की किस्म होती है, एक किस्म में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं और एक में सफेद पुष्प। अब इनमें क्या किया गया, जब निषेचन करवाया गया तो इनमें बताओ सभी क्या होंगे, कैपिटल आर, और इसमें क्या होंगे, यहाँ पे देखो हमने डब्ल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि वो अप्रभावी तो नहीं है ना, अप्रभावी है नहीं, अप्रभावी होता तब हम स्मॉल लिखते हैं, लेकिन वो भी प्रभाव दर्शाएगा इसलिए कैपिटल लिखेंगे। तो ये दोनों युग्मक में, इसमें प्रत्येक युग्मक में कैपिटल आर जाएगा, प्रत्येक युग्मक में कैपिटल डब्ल्यू जाएगा। डब्ल्यू माने व्हाइट, व्हाइट माने सफेद। और जब इन दोनों का निषेचन होगा तो इनमें बनेगा आर डब्ल्यू। और ये पुष्प कैसा होगा, यह जो पुष्प होगा ये पुष्प क्या होगा, नहीं, सफेद व लाल पंखुड़ी वाला, सफेद व लाल पंखुड़ी वाला होगा, जिसमें सफेद पंखुड़ी होगी और लाल भी, या फिर इस पुष्प में दोनों का मिला जुला रूप होगा, समझ लो ना, इन दोनों में इसका मिला जुला रूप रहेगा। तो ये भी किस प्रकार से क्या दर्शाता है, सह प्रभाविता दर्शाता है। तो ये सह प्रभाविता में हमको क्या रखना है, 3 एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। चाहे फिर से करना चाहें तो इसमें क्या होगा, मान लो कि हमारे पास पुंकेसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें पुंकेसर के पास आर डब्ल्यू होगा और स्त्रीकेसर के पास भी आर डब्ल्यू होगा। अब ये कितने कितने प्रकार के युग्मक बनाएंगे, 2 प्रकार के, ठीक है। एक में क्या जाएगा आर और एक में क्या जाएगा डब्ल्यू, और इसमें भी एक में क्या जाएगा आर और एक में क्या जाएगा। अब इसमें हम पनेट वर्ग का इस्तेमाल करके इसका दृश्य रूप और जीन रूप निकाल सकते हैं। अगर आर गया तो पुष्प कैसा होगा, लाल होगा। अगर आर डब्ल्यू गया तो लाल व सफेद दोनों, अगर आर डब्ल्यू गया तो लाल व सफेद दोनों रहेगा, ठीक है। और अगर इसमें क्या जाएगा आर डब्ल्यू तो ये भी हो गया लाल सफेद, और अगर डब्ल्यू डब्ल्यू जाएगा तो सफेद होगा ना, अगर डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगा तो सफेद। यानी लाल कितने होंगे, 1, लाल और सफेद कितने होंगे, 2, और सफेद कितने होंगे, 1। तो इसका मतलब इसका कौन सा अनुपात है, ये दृश्य रूप अनुपात हो गया, क्योंकि दिखने में कुछ लाल दिखेंगे। अब सोचो एक पौधा में लाल भी है, लाल पुष्प भी है, एक पौधा में सफेद पुष्प भी है, और एक पौधा में लाल और सफेद दोनों है, कितना अच्छा लगेगा ना। तो इस प्रकार से अब इसका जीन रूप भी क्या होगा, यही होगा, जीन रूप और दृश्य रूप अनुपात दोनों क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, फटाक से डालो।